हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने में उस्मानी सर फिर से हाजिर है एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चों, इस सीरीज में हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स इस सिलसिले में और चलेगा वन बाय वन, क्योंकि मैंने कहा था कि गॉस थ्योरम और उसके जो एप्लीकेशंस पर बेस्ड जो न्यूमेरिक्स है वो हमारा दूसरा सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में जो गॉस थ्योरम का थ्योरी, आइडियाज वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, वो पहला सेक्शन होता है जो आपके 12th एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, हमारे नए व्यूअर्स हो, तो आप पहले उन सारी वीडियोस को देख लें, सब्सक्राइब कर लें, उस सारी वीडियोस को देख लें, तो आपको जितना भी क्लैरिटी है वो सारा चीज़ आपके सामने में आ जाएगा। और सारे कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप जो न्यूमेरिकल्स बनाने की बात आ रही है, प्रॉब्लम्स बनाने की बात आ रही है, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ शॉर्ट electric dipole with dipole moment P is at a distance of r from infinitely long uniformly charged straight conductor with linear charge density lambda such that its axis is perpendicular to the conductor, force on the dipole is। बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एक शॉर्ट डायपोल है और ये डायपोल कहां पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है किससे, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर, यानी एक सरल रेखीय, एक समान रूप से आवेशित एक छड़ है, एक तार है, एक कंडक्टर है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे हमारा एक छोटा सा डायपोल रखा हुआ है। और वो जो कंडक्टर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा लैम्डा है, और डायपोल का एक्सिस उस चार्ज कंडक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि डायपोल पे फोर्स कितना लगेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा विजुअली पिक्टोग्राम में इसको देखने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही दिखाएंगे, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे समझना है शॉर्ट डायपोल। और डायपोल के बारे में आपको पता होगा बच्चों, डायपोल का जो लेंथ होता है ना, हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली थोड़ा सा दिखा देते हैं, बट डायपोल का लेंथ इतना छोटा होता है कि उसको मेजर करना मैंने नेकेड आई से देखना मुश्किल है, क्योंकि वो माइक्रोमीटर में उसका मेजरमेंट जनरली होता है, तो ऑब्वियसली बहुत छोटा होता है। तो ये डायपोल है हमारा, और इस डायपोल में यहाँ सपोज दैट कि ये -q चार्ज है और ये यहाँ पे +q चार्ज है। अब ये डायपोल का जो एक्सिस है, डायपोल का जो एक्सिस है, वो एक्सिस कुछ इस तरह से होगा। ये उसका एक्सिस होगा, डॉटेड लाइन, उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। अब एक चार्ज कंडक्टर है जो इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस पर ये चार्ज कंडक्टर परपेंडिकुलर है, और इसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है, यानी इसका लेंथ लिमिट नहीं है। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। और ये चार्ज जो इस कंडक्टर पे भरा हुआ है यूनिफॉर्मली है, और ये इसको दिया है सिंबल सिग्मा से। इतना उसका सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से है, लैम्डा से है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगा यहाँ पे, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों यहाँ पे वो लैम्डा है, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, हमें इसको मानने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा कप्पा थीटा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेंशन है, लैम्डा दिया हुआ है। और ये जो डायपोल का एक्सिस है, वो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। अब ये कह रहा है कि इस डायपोल पर फोर्स कितना लगेगा अगर ये डायपोल इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पे स्थित हो, यानी ये जो इसकी दूरी है यहां से यहां तक, ये दूरी, ये डिस्टेंस r है। यानी हमारा एक चार्ज यहाँ है,
माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज यहाँ है। ये डिस्टेंस हमारा है r। तो बच्चों इसी डिस्टेंस के अलोंग में हमारा डायपोल का लेंथ भी है, और डायपोल पहले कह भी दिया है कि ये बहुत शॉर्ट है और ये अंडरस्टूड भी है। तो हम लोग इस डिस्टेंस को r के ही लैंग्वेज में लेते हैं, और बहुत छोटा दिखाने के लिए हम लोग इसको डेल्टा आर भी ले सकते हैं या डी आर भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायपोल से रिलेटेड ये एक डेटा। अब फिर कह रहा है कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा कंडक्टर है, वायर है जो स्ट्रेट है, सीधा है, ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कितना लगाएगा? तो बच्चों हम लोग सबसे पहले चले आते हैं गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, वायर है, जो भी है, रड है, बहुत सारा नाम दिया जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस r पर, किसी डिस्टेंस r पर, इसके कारण जो उसका वैल्यू होता है किसी भी डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये होता है लेमडा, इसका लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी इस पूरे लेंथ पे जो चार्ज बटा हुआ है पर यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और उसके बाद होता है ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये हमारा एक फॉर्मूला है, यानी चार्ज कंडक्टर से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हम लेंगे, जो ये डिस्टेंस उसका मेंशन दिया हुआ रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसका मतलब है कि हमें इस पर जो फोर्स लगना है, ये फोर्स इस पूरे डायपोल पे लगना है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस का। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इस कंडक्टर से r है, और दूसरे एंड का डिस्टेंस अगर कहेंगे तो इसका पूरा डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r प्लस डी आर हो जाएगा यहाँ तक, यानी दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। यानी जो फोर्स यहाँ लगेगा वो फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स यानी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, यानी इंटेंसिटी का वैल्यू भी घटेगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर अगर हमारा E है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, तो थोड़ा सा कम होगा, तो इसको माइनस DE कर देते हैं हम लोग, यानी इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगना है, या यूं कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होना है, वो थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? तो जैसे हमने इसका ये डिस्टेंस को डी आर रखा है, तो वैसे ही हमने कहा कि ये वैल्यू DE से घट गया, तो यहाँ से वहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू मिल गया, इस छोर से उस छोर तक। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ये वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व करना है हम लोगों को, तो सॉल्व करके इसको देखते हैं हम लोग ये वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है, यानी इस पूरे डायपोल पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कितना होगा। यानी अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हम रखते हैं, कोई भी चार्ज, तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स हो जाता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा इतना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है, इस चार्ज पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो अब इस पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस DE, E माइनस DE, यानी ये फोर्स यहां लगा। अब अगर हम ये कहें कि इस पूरे डायपोल पर टोटल फोर्स कितना लगा, तो टोटल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ चूंकि फोर्स को हमें ऐड करना है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होगा वो वेक्टर एडिशन से ही होता है, यानी यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला
क्षर है, रड है, कंडक्टर है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये जो फोर्स, इसको F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं, तो F1 फोर्स जो है वो इधर की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो ये उसको रिपेल करेगा। यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा, F2 फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब हमें ये दोनों फोर्स को अगर देखना है तो ये दोनों फोर्स से बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने देखा है बच्चों कि वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो वैसे वेक्टर को ऐड करने के लिए डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। अगर वो एंटी पैरेलल है तो किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ता है, इन्हें डायरेक्शन को यू टर्न देना पड़ता है। और अगर दोनों में से कोई नहीं ऑब्लिक है तो फिर हम लोग वेक्टर एडिशन के लिए वहां पे लॉज लगा देते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें लॉज ऑफ ट्रायंगल, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ पॉलीगॉन आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ किसी एक के डायरेक्शन को चेंज करना है। फर्ज करो कि इसके डायरेक्शन को हमने चेंज करा, तो अगर यहाँ F1 है तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन आप जो ही यू टर्न दोगे तो उसका डायरेक्शन के साथ उसके वैल्यू के साथ माइनस साइन लग जाता है। ये भी वेक्टर से आता है हमारा। अब यूं कहें कि F1 ये माइनस और ये दोनों एक कोलिनियर या यूं कहो कि पैरेलल हो गया, तो अब यहाँ वेक्टर एडिशन हमारा डायरेक्ट लग जाएगा। अब कहेंगे कि ये हमारे डायपोल पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है डायपोल पर, ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास यहाँ माइनस F1 है एंड प्लस F2 है, तो ये दोनों हमने ऐड करा। अब यहां से देखते हैं F1 का वैल्यू हो जाएगा QE, माइनस है तो माइनस QE हो जाएगा, प्लस F2 का वैल्यू यहां से ले लेते हैं हम लोग, तो ये है हमारा QE माइनस DE। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू हमारा सॉल्व हो जाए। तो अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ब्रैकेट को रिमूव करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं और ये माइनस Q इंटू DE हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाता है। अब ये देखेंगे तो माइनस Q इंटू DE हो गया। अब यहां से हमको डायपोल पर लगने वाला फोर्स हमारा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन टाइप का यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना पड़ेगा बच्चों, इलाबोरेट इन द सेंस कि ये जो वैल्यू आया हमारा, ये जो वैल्यू आया माइनस Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें बताना पड़ेगा, चूंकि बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो D का मतलब बहुत छोटा सा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, उसको DR से डिवाइड करा, तो अब यहाँ पे DR से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक रिलेशन यहाँ स्टेब्लिश करना है, तो DR से डिवाइड करा हमने। अब उस वैल्यू को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, तो इसको आप चाहो तो पॉज करके बच्चों लिख सकते हो। तो अब इसको फोर्स की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस Q, और DR को यहाँ कर लेते हैं और ये हो जाएगा DE अपॉन DR। अगर हम यहाँ ध्यान दें Q माइनस DR पर, ये माइनस Q इंटू DR पर, DR क्या है, दोनों चार्ज के बीच का लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसको हम डायपोल लेंथ कह सकते हैं, DR को डायपोल लेंथ कह सकते हैं। अगर हम दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड को अगर उसके डायपोल लेंथ यानी दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये वैल्यू हमारा डायपोल मोमेंट हो गया P, और इधर हो गया DE। अब यहाँ E का वैल्यू हमें बैठाना पड़ेगा, क्योंकि E कहाँ पर है, यहाँ पर है, और डिस्टेंस क्या हमारा ये इस कंडक्टर से R है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये हो गया हमारा E का वैल्यू अपॉन DR। थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए इसको हम लोग आउट कर दें बच्चों। अब ये हमारा वैल्यू हो गया माइनस P। अब ये जो डेरिवेटिव है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू R, ये कैलकुलस का पार्ट है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है वो कौन सा क्वांटिटी है, यानी जो वेरी करता है, बदलता है, उसका होता है। जो नहीं बदलेगा, कांस्टेंट उसका नहीं होगा। तो हमारा सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, लैम्डा आउट हो जाएगा।
2 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी आउट हो जाएगा। अब रह गया यहाँ पे d और यहाँ डिवाइडेड में 1/r रह गया। इस r को ऊपर ले आएंगे डिवाइजर का, तो ये हो जाएगा r पावर -1/dr हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा -p लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है बच्चों। मैथमेटिक्स में अगर आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है तो dx पावर n अपॉन dx का डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n-1। तो ट्रेडिशनली हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं बच्चों कि पावर जितना है पावर से मल्टीप्लाई करो और पावर में से एक माइनस कर दो। तो जैसे यहाँ पे हम अगर r को x कंसीडर करें तो dx पावर n अपॉन dx फॉर्म में है, तो यह पावर हमारा -1 है, तो यहाँ -1 कर देंगे, -1 कर देंगे इस फॉर्मूला में। तो ये हो गया हमारा -1 और r यानी x के प्लेस में हमारा r है, तो x के प्लेस में r है, तो यहाँ पे हम r बैठा देंगे, r बैठा देंगे। और उसके बाद n-1, यहाँ n-1 है तो -1 हो गया, यानी ये हो गया हमारा वैल्यू, ये हो गया -1 अपॉन r पावर -2, नीचे करेंगे r पावर +2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है ये -1 अपॉन r स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब जो फाइनल वैल्यू आ गया हमारा फोर्स का बच्चों, तो फाइनल वैल्यू आ गया हमारा p लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, यानी उस डायपोल पर टोटल फोर्स इतना लगता है। तो ये हमारा एक पहला जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम है उसको हम लोगों ने सॉल्व करा। अब हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है, उसी में एक दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारा, उसको देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल को। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है बच्चों। तो इस दूसरे न्यूमेरिकल में कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन या इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की बात यहाँ हम लोग करेंगे। अ मेटेलिक spherical shell has an inner and outer radii of 5 cm and 7 cm respectively। हमारे पास यहाँ पे दो रेडियस मेंशन किया हुआ है, तो वो दो रेडियस में एक रेडियस हमारा आउटर है और एक रेडियस उसका इनर है, यानी इस तरह की कोई बात यहाँ पे हो रही होगी। एक रेडियस यहाँ पे आउटर है, ये आउटर रेडियस है, और एक रेडियस इनर रेडियस है। आउटर रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर और इनर वाला है 5 सेंटीमीटर। अब जो है इस स्फीयर के अंदर हम लोग एक चार्ज रखते हैं। यहां मेंशन किया हुआ है दो रेडियस है। मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में हमारा चार्ज है, आउटर सरफेस में हमारा चार्ज है। तो ये चार्ज कितना है, तो आउटर सरफेस में चार्ज 25 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये तो आउटर सरफेस में हो गया। और उसके बाद कह रहा है ऑन द आउटर सरफेस and -5 microcoulomb charge is kept at the center of cavity। इस कैविटी के अंदर में -5 माइक्रोकूलम चार्ज इस कैविटी के अंदर में रखा हुआ है, इस कैविटी के अंदर में। तो अब कह रहा है कि इस पूरे शेल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट है। यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पे हम लोग गॉस थ्योरम का यूज तो करेंगे। तो सबसे पहले हमें गॉस थ्योरम जब यूज करते हैं किसी भी चार्ज सरफेस के कारण, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस चार्ज सरफेस पर, यानी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। अंदर में क्या चार्ज रखा है, इट डजंट मैटर। आउटर सरफेस में क्या है, तो आउटर सरफेस में आपके पास 25 माइक्रोकूलम चार्ज है।
लेकिन कैविटी के अंदर में जब हमने -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है तो जस्ट उसके कैविटी में -5 माइक्रोकूलम रखोगे तो इस रेडियस वाले इस सरफेस में, इनर सरफेस में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर किसी भी बॉडी के सामने में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ले आएंगे तो इसके सामने में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑलरेडी मेरा जो वीडियोस डाउनलोड है ऑलरेडी बहुत पहले, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हो। तो अगर ये माइनस चार्ज है तो इसके सरफेस में +5 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप होगा इधर इसके फ्रंट साइड में, और अपोजिट साइड में -5 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप होगा। अब इस सरफेस के आउटर में -5 अगर डेवलप होगा तो ये वाला जो रेडियस है 7 वाला, इसके सरफेस, इनर सरफेस में इसका अपोजिट यानी +5 डेवलप होगा और इसके अपोजिट साइड में -5 माइक्रोकूलम डेवलप होगा। यानी आउटर सरफेस में हमारे पास ऑलरेडी 25 माइक्रोकूलम है और -5 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें और डेवलप हो जाएगा, जिसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम चार्ज। अब अगर हम यूं कहें कि हमारा जो यहाँ पे सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर यानी आउटर सरफेस में टोटल चार्ज कितना हो गया, तो बच्चों ये हो गया 25 - 5, तो ये हो गया 20 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶ कर दें तो ये कूलम हो गया। तो यानी इस आउटर सरफेस में हमारा अगर देखा जाए तो फाइनली चार्ज हमारा आ जाता है 20 माइक्रोकूलम चार्ज। अब इसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है। अब यहाँ पे एक सिंगल स्फीयर मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये टोटल चार्ज हमारा है 20 माइक्रोकूलम और इसके सेंटर से 10 मीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जर्विंग पॉइंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0, 1/4πε0 टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज यानी यहाँ होता है Q/r²। तो ये हो गया 1/4πε0 Q का वैल्यू यहाँ हो गया हमारा 20 माइक्रोकूलम, इसको हमने बना दिया कूलम 10⁻⁻⁶ अपॉन r²। r यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 कर दिया और सेंटी को हटाना है 10⁻⁻² और इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया। बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि छोटा मोटा कैलकुलेशन जब भी आए उसको आप खुद करने की कोशिश करो और फास्ट करने की कोशिश करो, इसको कर लो, आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है कि आज हम लोगों ने यहाँ तक इसको सॉल्व करा और इस तरह के जो न्यूमेरिक्स है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है गॉस थ्योरम पे बेस्ड, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियोस में फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा फिर नया सा कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके नीट पोर्शन के लिए, नीट सेक्शन के लिए काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।